मैं बुंदेलखंड महाविद्यालय परिवार की ओर से डॉक्टर नितिन त्यागी सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर की हमेशा से प्रतीक्षा रहती है, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से और विद्यार्थियों को भी सर की प्रतीक्षा रहती है कि कब सर आएंगे और रिसर्च के बारे में हमसे सर बात करेंगे। तो पुनः विद्यार्थियों के आग्रह पर आज डॉक्टर नितिन त्यागी सर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अधिक विलंब न करते हुए सर का स्वयं में नाम ही एक बड़ा परिचय है। तो मैं अब समय हो रहा है, तो मैं चूंकि काफी रात का आज शेड्यूल किया गया है। आमतौर पर हम लोग 7 बजे या 7:30 बजे स्टार्ट करते हैं, तो सर की क्लास थोड़ी लंबी भी हो जाती है। तो हम चाहेंगे कि सर अपने ज्ञान से हम सभी को अभिभूत करें। शोध के क्षेत्र में, शोध के विषय में हम सभी को मार्गदर्शित करें, सभी विद्यार्थियों को मार्गदर्शित करें। अ, और इस मार्गदर्शन को प्राप्त कर हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं वे अपने जो उनका प्रयोजन है यूजीसी नेट क्वालिफाई कर प्रोफेसर बनने का, वे सभी अपने प्रयोजन में सफल हों। मैं बीएड विभाग बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे बहुत साथ बहुत। डॉक्टर रॉबिन सिंह सर भी जुड़े हुए हैं। अरे वाह। आदरणीय सर, अगर आप जुड़े हुए हैं तो रॉबिन सर जी, हमारे साथ रॉबिन सर जुड़ चुके थे, तो शायद इस हाँ, समय कोई मेरी नहीं, वो आ आवाज जाएंगे। उन तक जी। नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आदरणीय डॉक्टर नितिन त्यागी सर का, और मैं सर से आग्रह करता हूं कि आप अपनी क्लास को स्टार्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक भाई। और आपके इस पुनीत कार्य से मैं इतना प्रसन्न हूँ, और मुझे अच्छा भी लगा कि मैं आज एक लंबा 5 घंटे का 4 घंटे का ट्रेवल करके आया हूँ, उसके बाद भी मैं क्लास में बैठा हूँ, है ना। तो इसीलिए हमारी ये क्लास आज 8 बजे से हुई है, क्योंकि मैं दूर से जी। आया हूँ और आने के तुरंत बाद में क्लास में ही बैठ गया हूँ। तो जो आज की क्लास है, जो हमारी यूनिट सेकंड है फर्स्ट पेपर की, उसमें हमारा रिसर्च वाला पोर्शन, मीनिंग रिसर्च का हो चुका है। उसमें हमने नॉलेज वगैरह इस तरह सारी चीजें पढ़ ली, और टाइप्स ऑफ रिसर्च हम पढ़ चुके हैं। जितनी चीजें हमने यहाँ डिस्कस की हैं, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, और टू द पॉइंट हम करते हैं। क्योंकि अनेकों अनेक प्रतियोगिताओं में मैं बैठा हूँ, तो मुझे उसी तरह से आदत है केवल पिन पॉइंटेड पढ़ने की और उतना ही बताने की। अनावश्यक हम नहीं पढ़ेंगे। थोड़ी स्पीड मेरी बोलने की और पढ़ाने की थोड़ी सी तेज रहेगी, क्योंकि समय कम रहता है और मुझे मन करता है जितनी आज तक चीजें पढ़ी हैं, पता है, वो सब आपको बता दूं। मेरे मस्तिष्क में पड़ी हुई है। आप 50 60 70 लोगों के पास जाएंगे, और फिर भविष्य में आप उनको आगे भेजेंगे। तो आज की बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। मैं शुरू में ही आपसे बता देता हूँ कि आज की ये क्लास न केवल नेट के फर्स्ट पेपर, बल्कि सेकंड पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर और इंटरव्यू, और बाद में जब कभी आप पीएचडी करेंगे उसके लिए भी बहुत उस दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी। कुछ गूढ़ बातें मैं आपसे बताऊंगा, वो ऐसी बातें होंगी जो अक्सर प्रोफेसर या जिनको ये पता होती है वो डिस्कस करते नहीं है, क्योंकि वो ये चीजें आम लोगों से, उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। तो मैं ऐसी सब चीजें जो मुझे पता है, मैं सब कुछ आपको देना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं बिना देर करे क्लास को। बाद में क्वेश्चनिंग सेशन रखेंगे, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। तो मयंक सर, मुझे अलाउ करिए स्क्रीन शेयर करने के लिए। जी सर, जी सर। अ, हाँ, यस, हो गया। सर आप कर सकते हैं। हाँ, यस। सर रिक्वेस्ट आ रही हैं, मैं उन्हीं को थोड़ा हाँ एक्सेप्ट हाँ, कर रहा आप हूँ, करते आप रहिए, करें। अंदर बहुत सारे हाँ सर। बच्चे हैं, देखते रहिए, है ना। और किसी को अलाउ नहीं करिएगा स्क्रीन शेयर करना, मुझसे लगे ना। तो मुझे कृपया कंफर्म करिए कि क्या आपको स्क्रीन विजिबल है। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो यस सर। हाँ, हम रिसर्च का मीनिंग, थोड़ा रिसर्च सा। क्या है, टाइप क्या है, उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, है ना। आज बारी आती है, ये सेकंड यूनिट का एक टॉपिक है, थर्ड टॉपिक, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च में कॉमन स्टेप्स यही होते हैं। आइडेंटिफाई द रिसर्च टॉपिक, या इसे प्रॉब्लम भी कह देते हैं टॉपिक की जगह। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू एग्जिस्टिंग लिटरेचर, इसे कह देते हैं रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर भी बोल देते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस, थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप है डिजाइन ऑफ द स्टडी।
5th स्टेप है कलेक्शन डाटा कलेक्शन, और 6th स्टेप है एनालिसिस ऑफ डाटा, और 7th स्टेप होता है कि डाटा जब आपने एनालिसिस कर लिया, एनालाइज कर लिया है, अब आप उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, निकल कर क्या आया उस डाटा से, है ना। तो ये मुख्य 7 स्टेप्स हैं। कहीं कहीं और ज्यादा भी हो जाते हैं, फर्दर सजेशन के नाम से एक 8वां स्टेप हो सकता है, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च, है ना, स्प्रेड ऑफ रिसर्च रिजल्ट, इस तरह से 9वां एक स्टेप बन सकता है। तो मेनली ये 7 स्टेप्स हैं, आपको ये याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, क्योंकि केवल और केवल स्टेप्स के नाम से ही क्वेश्चन आता है। और कई बार नेट के फर्स्ट पेपर में यही क्वेश्चन आ गया कि रिसर्च के स्टेप्स का सही क्रम क्या है, तो वो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये 7 स्टेप है, आपको ये याद करने पड़ेंगे, आसान है। सबसे पहले एक वैज्ञानिक के सामने या रिसर्चर के सामने कोई समस्या होनी चाहिए, तभी तो रिसर्च शुरू होगा। फिर उसके संबंध में वो अध्ययन करेगा, पहले क्या हो चुका, क्या गैप रह चुका, क्या इस पे पहले काम तो हुआ हो तो नहीं चुका, कहीं रिपीटेशन तो नहीं हो जाएगा, तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर करेगा। उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्म करेगा। एक व्यक्ति टेबल लैंप पर पढ़ रहा था, अचानक से टेबल लैंप बंद हो गया, अंधेरा हो गया, तो एकदम से तुरंत हाइपोथेसिस बनाता है, क्या लाइट चली गई है, क्या हमारे घर की लाइट तो नहीं चली गई है, क्या स्विच में खराबी हो गई है, क्या बल्ब फ्यूज हो गया है। ये जो 4-5 तरह के उसने सॉल्यूशन सोचे लाइट जाने के बाद, ये सब हाइपोथेसिस कहलाते हैं, टेंटेटिव सॉल्यूशन। इनके बारे में डिटेल्ड में बात करेंगे एक अलग लेक्चर में, है ना। तो फिर हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं जिन रिसर्चेज में इनकी आवश्यकता होती है। सामान्यतः क्वालिटेटिव रिसर्च में, हिस्टोरिकल रिसर्च, फिलोसफिकल रिसर्च, केस स्टडीज, इनमें हाइपोथेसिस बनती नहीं है टिपिकली, है ना। कोई इस विशेष परिस्थिति अपार स्वरूप हो तो बन जाती है, नहीं तो जरूरत नहीं होती है। तो वहां पर उन रिसर्चेज में ये वाला स्टेप होता नहीं है ना, उसकी जगह रिसर्च क्वेश्चन हम लिख देते हैं जैसे इसमें लिखा होगा। चलिए, तो 4th स्टेप रिसर्च डिजाइन हो गया, याद करने पड़ेंगे, आपको रटने पड़ेंगे, एक बार लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखिए 5th स्टेप डाटा कलेक्शन, 6th है डाटा एनालिसिस और 7th है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। अब पहला क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द रिसर्च प्रोसेस। तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, कम से कम इतना तो याद रहेगा कि सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम होती है, तभी हम अपनी रिसर्च शुरू करते हैं। तो रिसर्च के स्टेप से आया हुआ एक क्वेश्चन है। अब सबसे पहले यही ढूंढेंगे चारों ऑप्शन में कि कहां पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है। तो देखो, सबसे पहले में फॉर्मुलेशन द रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरे में रिव्यू गलत, तीसरे में डिजाइनिंग द स्टडी गलत, चौथे में डाटा कलेक्टिंग डाटा। तीनों ऑप्शन पूरे पढ़ने के चारों जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले ही ऑप्शन से पता चल गया फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, ये इसका आंसर है। तो जब आपको चीजें अच्छे से याद होती हैं, ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, तब इतनी जल्दी से आप इस तरह से उत्तर पकड़ते हैं। हम भी क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़े रहते थे, तो बहुत बार तो प्रश्न देखा और सीधे उत्तर पर ही पहुंचते थे। तो स्टेप्स में आप ये सारे याद रखना। सबसे पहला फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है, और वो चूंकि पहले ए वाले ऑप्शन में ही है, तो इसका मतलब यही इसका आंसर है, नीचे आंसर लिखा हुआ भी है, ठीक है। चलिए, सेकंड है, इन विच स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इज द हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड, है ना। तो कई बार जब आप पीएचडी किसी की थीसिस पढ़ेंगे, तो जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसमें इंट्रोडक्शन देते हैं, नीड ऑफ द स्टडी देते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी देते हैं, रिसर्च, और लास्ट में रिसर्च का स्टेटमेंट होता है हमारा प्रॉब्लम का, फिर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशन होती है और हाइपोथेसिस मेकिंग होती है, और सबसे लास्ट में फर्दर चैप्टराइजेशन जो हम बाद में करेंगे उनको भी लिखा जाता है पहले चैप्टर में। तो वो पहले का ही काम होता है, ये हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन रिसर्च वाले के अंतर्गत, आइडेंटिफिकेशन के अंतर्गत ही आता है। ये आप पढ़ लेना। थर्ड है प्राइमरी पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू, क्या है ना, स्टेप्स हैं ये, जब हम इन स्टेप्स पे जाएंगे, जब डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 5th क्वेश्चन देखिए, द फाइनल स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस इज, तो लास्ट वाला स्टेप। तो अब ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार जहां थोड़े अटपटे ऑप्शन होते हैं, है ना, तो वहां थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। तो जो मेन स्टेप्स के रिसर्च के जो स्टेप्स हैं, उनमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू लिटरेचर फॉर रिसर्च हाइपोथेसिस, और चौथे नंबर पर डिजाइनिंग स्टडी, और डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस तो बहुत बाद में आते हैं, 5वें 6ठे नंबर पर, और इंटरप्रिटेशन रिजल्ट 7वें पर। तो ये थोड़ी सी सामान्य समझ यदि है, तो आप अगर अटपटे उसने ऑप्शन दे दिए हैं, थोड़ा घुमाने का प्रयास किया, आप पकड़ लेंगे। तो द फाइनल स्टेप इन द रिसर्च प्रोसीजर, भाई डाटा एनालिसिस तो बीच में आता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी बीच में आता है, और लिटरेचर रिव्यू भी बीच में शुरू में ही आ जाता है, दूसरा स्टेप ये,
तो इसका मतलब रिपोर्टिंग एंड इवेल्युएटिंग द रिसर्च, ये फाइनल स्टेप होगा इन 4 के हिसाब से ऑप्शन के। तो कई बार ऑप्शन में चेंजेस कुछ हो सकते हैं, कहीं हाइपोथेसिस ना देकर लिटरेचर रिव्यू ही आ जाएगा और सीधा रिसर्च डिजाइन आ जाएगा। कहीं ऐसा हो सकता है कि लिटरेचर रिव्यू हट जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, रिसर्च डिजाइन, इस तरह से आ जाएंगे। तो यदि आपको कॉमन स्टेप्स याद है तो आपको कितना भी घुमा ले आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे जो स्टेप्स आएगा। अब तक क्लियर है? तो मैं आगे चलता हूँ, कोई भी हाँ कर दीजिए एक बार बस बीच में। यस सर। ठीक है, ओके 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 ओके, बस किसी एक की आवाज आ जाए बस, फिर आपने आपको म्यूट कर दीजिए। चलिए, तो सबसे पहला जो स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अनेकों बार नेट के फर्स्ट पेपर में ही नहीं, सेकंड पेपर और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में इससे बहुत सारे प्रश्न आए हैं और इंटरव्यू में खासतौर से इससे पूछ लिया जाता है। आज के इस लेक्चर में मेरा ये प्रयास रहेगा कि कुछ ऐसा बचे ही ना कि आपको भविष्य में कुछ पढ़ना पड़े इससे, है ना। तो चलते हैं, थोड़ी स्पीड तेज रहेगी, समझते रहना, है ना। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन द रिसर्च प्रॉब्लम, तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में एक प्रोफेसर ने कैंडिडेट से पूछा कि आपके सामने 2 टर्म है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम और सेलेक्टिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, तो कौन सा ज्यादा उपयुक्त है, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम या आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, और क्यों है? ये प्रश्न पूछा था, उनसे बताया नहीं गया, उन्होंने इंटरव्यू से निकलने के बाद मेरे साथ डिस्कस किया था। क्योंकि इससे ही टाइटल से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया तो ये महत्वपूर्ण बात है, इस पे 1 मिनट में चर्चा कर लेते हैं केवल। तो जो आपके सामने स्टेप लिखा हुआ है यही सबसे सही टर्म है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सिलेक्शन तो वहां करते हैं जहाँ कलेक्शन होता है, यानी आपके पास बहुत सारे रिसर्च प्रॉब्लम का कलेक्शन है तो उनमें से सिलेक्शन आप कर लेंगे, है ना। यानी पहले से बनी बनाई रिसर्च प्रॉब्लम तो सेलेक्ट कर लिया आपने। लेकिन जब पहले से बनी बनाई कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और आपको पहले ब्रॉड एरिया चुनना, पहचानना पड़ता है, फिर अपना इंटरेस्ट देखना पड़ता है, फिर उसमें कोई समस्या देखनी पड़ती है, तो इस पूरे प्रोसीजर को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो यही प्रोसीजर रिसर्च का अच्छा माना जाता है। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम असामान्यतः लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, जब आपके पास प्रॉब्लम हो भी तब भी नहीं लिखते हैं उसको, अच्छा नहीं माना जाता है ना। यानी कोई पहले से योजनाबद्ध तरीके से कोई बहुत सारी प्रॉब्लम थी उनमें से सेलेक्ट करिए, है ना, तो ऐसा लिखा नहीं जाता, आइडेंटिफिकेशन ऑफ होता है। तो यही सही टर्म है और इसका औचित्य भी यही है कि आपने पहले कुछ आइडेंटिफाई किया, महसूस किया, फेल्ट किया कोई डिफिकल्टी, कोई इशू, और तब आपने उसको चूज किया, है ना। तो ये लिखा जाता है। चलिए, अब ये है रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है। तो प्रॉब्लम अपने आप में ही, प्रॉब्लम शब्द लिखा हुआ तो कोई डिफिकल्टी है, कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है कहीं किसी काम में, है ना, तो वही क्या कहलाएगी, प्रॉब्लम कहलाएगी। और जब हम उसको स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं तो तब कहलाती है स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो यानी रिसर्चर अपने किसी क्षेत्र में किसी कठिनाई का अनुभव करता है, कोई इशू, कोई समस्या में अनुभव करता है, तो वो समस्या उसके रिसर्च के लिए टेक्निकली रिसर्च प्रॉब्लम कहलाएगी। ठीक है, इतना इसके लिए कहना था आपके लिए। कई तरह की होती है, जैसे टाइप ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम की यदि हम बात करें, मैं इसमें लिखना भूल गया, मैं आपको ओरली बता देता हूँ और जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा मैं ऐड कर दूंगा इसमें। तो जैसे बेसिक रिसर्च है, 3 प्रकार के टाइप्स ऑफ रिसर्च है बेसिक प्रकार के, है ना। तो वो है, एक तो बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च, दूसरा अप्लाइड रिसर्च और तीसरा एक्शन रिसर्च। तो जब बेसिक रिसर्च कब किया जाता है, फंडामेंटल, जब कोई थ्योरी बिल्ड करनी हो। तो जब आपकी प्रॉब्लम किसी थ्योरी को बिल्ड करने के लिए बनी हुई तो उसे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम कहते हैं। जब आपकी प्रॉब्लम किसी फेल्ट प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, जब आपकी कोई रिसर्च में जो आप टॉपिक चुनते हैं, कोई आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व देखी और उसमें थ्योरेटिकल प्रॉब्लम से जो सिद्धांत निकल कर आए थे उनका यूज कर रहे हो आप और उस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, तब वो कहलाती है अप्लाइड रिसर्च प्रॉब्लम। और जब आप इमीडिएट अपनी किसी डिफिकल्टी का प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए कोई स्टेटमेंट तैयार करते हैं, तब वो कहलाता है प्रैक्टिकल। अप्लाइड हो गई तो प्रैक्टिकल, या इसको एक्शन रिसर्च भी कहते हैं। तो 3 प्रकार के बेसिक रिसर्च, 3 प्रकार की बेसिक प्रॉब्लम। अब जैसा रिसर्च आप यूज करते जाओगे वो वैसी प्रॉब्लम बनती चली जाएगी। ठीक है, चलो सोर्स की बात करते हैं फटाफट। तो जो ज्ञान के सोर्स से वही रिसर्च प्रॉब्लम के सोर्स होते हैं। आप एक्सपर्ट यानी प्रोफेसर से पूछें, आप MKO मोर नॉलेजेबल अदर, जो कि वाइगोत्स्की ने एक टर्म दी थी अपनी थ्योरी में कंस्ट्रक्टिविज्म में, है ना। तो आप अपने से ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति से, वो आपके भाई हो सकते हैं, वो आपके साथी हो सकते हैं, वो आपके शिक्षक हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं।
आप रिसर्च जर्नल से आप पढ़ सकते हैं, पुराने लिटरेचर रिव्यू यानी जो पीएचडी थीसिस पड़ी हुई है लाइब्रेरी में रखी हुई है, वहां से आप रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढ सकते हैं। तो वो ढूंढने का मतलब होता है गैप कहाँ पर है, क्या रहा और क्या नहीं हुआ, क्या हो सकता है, ये सब देखना है ना। हाँ, तो ये देखिए, हाँ अभी आते हैं ना। तो ये है हमारे यहाँ इससे कई बार क्वेश्चन आए हैं, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध सिंधु और शोध शुद्धि। ये शुद्धि तो मैं आपको केवल नॉलेज के लिए लेके आ गया कि ये टर्म रह ना जाए, 3 महत्वपूर्ण है ये ना। पहली तो गंगा कहाँ से निकली है, गंगोत्री से निकली है ना। वैसे तो गोमुख कह देते हैं, गंगोत्री से 19 किलोमीटर ऊपर है, लेकिन मेनली 10 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। मेनली गंगोत्री से गंगा निकली है। तो शोध गंगोत्री भारत सरकार की रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी डिजिटल रिपोजिटरी मतलब खजाना है डिजिटल, जहां पर सारे रिसर्चेज इकट्ठा हैं। मेरी पीएचडी हुई थी अभी 2022 में अवार्ड हुई, वो शोध गंगा पर चली गई है ना। तो जो भी जितनी भी भारतवर्ष में सिनॉप्सिस होती हैं, थीसिस होती हैं, उन सबको सरकार डिजिटली रख रही है और सबके लिए ओपन है। आप सब इन सारी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, तो इनका फटाफट अंतर बता सकते हो। ये इसलिए बतानी महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये भी रिसर्च प्रॉब्लम को का एक अच्छा सोर्स है। आप यहाँ जाकर पुरानी थीसिस पढ़ सकते हैं, आपको अवेलेबल हो जाएंगी। पुराने समय में क्या होता था, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के लिए लाइब्रेरी की परमिशन लेनी पड़ती थी, गाइड से लेटर लिखवाना पड़ता था, डीयू में जाते, डीयू में 4 क्वेश्चनिंग होती, लाइब्रेरी में जगह नहीं है, कल आना परसों आना, और अपने घर से छुट्टी लेनी पड़ती, घर से इतनी दूर जाना पड़ता, ये सब करना पड़ता था। अब डीयू की सारी पीएचडी ऑनलाइन पड़ी हुई है ना। तो शोध गंगोत्री से शुरू करते हैं। गंगा निकली है गंगोत्री से, तो यहाँ पर शोध गंगोत्री है। तो पीएचडी की जो पूरी थीसिस है वो निकलती है सिनॉप्सिस से। सबसे पहले आप एक प्रस्ताव देते हैं, पतला सा छोटा सा प्रस्ताव है ना, उसको रिसर्च सिनॉप्सिस, रिसर्च प्रपोजल बोल देते हैं। तो और उस प्रपोजल के बेस पर आप पूरी पीएचडी तैयार करते हैं, थीसिस तैयार करते हैं। तो शोध गंगोत्री तो हो गई सिनॉप्सिस और शोध गंगा हो गई थीसिस। तो इसका मतलब वह डिजिटल रिपोजिटरी जिस पर सिनॉप्सिस रखी जाती है वो तो गंगोत्री हो गई। जैसे गंगोत्री से गंगा निकली है ना, तो सिनॉप्सिस से थीसिस निकली। तो शोध गंगोत्री सिनॉप्सिस रखी गई और शोध गंगा पर थीसिस रखी गई। ये याद रखने की एक टेक्निक है, हम ऐसे याद रखते थे क्योंकि इंटरव्यू में पूछे जाने का डर रहता था। शोध सिंधु, शोध सिंधु जिस पर जर्नल वगैरह होते हैं, रिसर्च पेपर जर्नल है ना, ई बुक्स होती हैं, वो शोध सिंधु हो गया। और शुद्धि क्या होगा, प्लेजरिज्म डिटेक्टर सॉफ्टवेयर हो गए, टर्निटिन ओरकुंड। ओरकुंड का नया नाम ओरिजिनल हो गया चेंज होकर। ये जो मेरे मुंह से 2 वर्ड निकले हैं, ओरकुंड और ओरिजिनल, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, याद रखना। ओरकुंड भारत सरकार का सॉफ्टवेयर था, प्लेजरिज्म यानी साहित्य चोरी को डिटेक्ट करने का, उसका नया नाम ओरिजिनल हो गया है ना, ओरकुंड की जगह ओरिजिनल सभी लाइब्रेरीज में। तो ये 3 स्रोत और है, शोध गंगा, शोध गंगोत्री और शोध सिंधु। ये याद रखना और इनके मीनिंग याद रखना भैया। एक बार क्वेश्चन आया था इधर, तो आगे ये 4 और सामने आ गए इनके मीनिंग मिलाने के लिए कि मिलाइए तीर के साथ। तो अब जिसको याद है कि शोध गंगोत्री से गंगा निकली है, तो गंगोत्री हुई सिनॉप्सिस और थीसिस जो निकलती है वो सिनॉप्सिस निकलती है, शोध गंगा पर हो गई थीसिस। बस इतना सा मीनिंग याद रखिए, आप ये प्रश्न कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा आपको याद रहेगा। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च प्रॉब्लम की बात करते हैं। इसमें आप सब पढ़ते रहना, मैं आपको मोटा मोटा बात बता दूं। रिसर्च प्रॉब्लम बहुत क्लियर कट होनी चाहिए, टू ब्रॉड और टू नैरो नहीं होनी चाहिए, बीच का रास्ता होना चाहिए। एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ मेल खाती होनी चाहिए। यदि बिल्कुल आप एक अलग तरह की रिसर्च प्रॉब्लम ले आते हैं तो उसके लिए भी कोई बेस मिलेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि जो रिसर्च हाइपोथेसिस और प्रॉब्लम्स है वो डिडक्टिव रीजनिंग से निकलती हैं। इसके बारे में फिर बात करेंगे। फीजिबल होनी चाहिए, वो उसको आप कर पाए, उस पर काम कर पाए, ऐसी ना हो कि वो आपने शुरू तो कर दिया अब आप घूम गए कि वो पूरी नहीं हो पाएगी, है ना। चलिए, और ये सब इसमें पढ़ लेना आप, है ना। आपके इंटरेस्ट के अनुसार होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप हैं तो मनोविज्ञान के छात्र, मनोविज्ञान के नहीं, आप अगर एजुकेशन के मैं उदाहरण के लिए लूँ तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के, और टॉपिक आपने एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का ले लिया, तो आपका जो इंटरेस्ट था उससे वो मैच नहीं करेगी, आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, है ना। चलो, नैरोइंग द फोकस, रिसर्च प्रॉब्लम को नैरो करना पड़ता है ना। तो वो बहुत ब्रॉड होती है तो वो उस पर आप काम नहीं कर सकते। इन सबको जो मैं अभी आपके सामने जा रहा हूँ जल्दी बताता हुआ जाऊंगा, और हम फिर प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे नैरो करते हैं आगे के स्लाइड्स में, है ना। चलो, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स।
ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम के बाद वो ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि हम कैसे काम करेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ही रिसर्च होता है। स्टार्टेड विद टू, इसके बारे में ये जो ये लिखा हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म लिखी हुई है, इंटरव्यू में पूछ ली जाती है अक्सर, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स आर योर गोल फॉर द रिसर्च, और वो लिखने पड़ते हैं, है ना। एक महत्वपूर्ण टर्म आती है रिसर्च प्रॉब्लम से संबंधित, ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, और जीवन भर अगर आप टीचिंग की इस लाइन में आए तो आप भी भविष्य में कभी ना कभी रिसर्च करेंगे या करवाएंगे तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, आपको बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी। ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब है पुटिंग वेरिएबल्स इनटू मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल फॉर्म। बस एक ही वर्ड याद रख लेना आप, पुटिंग वेरिएबल इनटू मेजरेबल फॉर्म इज कॉल्ड ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। ये वेरिएबल होते क्या हैं? ये वेरिएबल आपका जो रिसर्च का जो टाइटल होता है, टाइटल उसके अंदर होते हैं। तो मैं यहाँ अपनी पीएचडी का, जिस पर मेरी पीएचडी अवार्ड हुई, मैं वो टाइटल लिख के लेकर आया हूँ, इफेक्ट ऑफ मेमोरी मॉडल ऑफ टीचिंग ऑन अचीवमेंट। एक बात हुई, लो भैया हाईलाइट कर दिया, रिटेंशन एंड टेस्ट एंजाइटी। लो भैया, ये तीन मेरे इसमें वेरिएबल हैं, और मॉडल, मेमोरी मॉडल ऑफ टीचिंग, ये चौथा वेरिएबल है। तो प्रत्येक रिसर्च प्रॉब्लम में टाइटल में वेरिएबल्स होते हैं जिनके ऊपर स्टडी की जाती है। तो मेमोरी मॉडल एक वेरिएबल हुआ, अचीवमेंट, रिटेंशन और टेस्ट एंजाइटी ये तीन अलग और वेरिएबल हुए। लो बात करते हैं इनमें से कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये वेरिएबल्स के ऊपर एक लेक्चर आपका ड्यू है मुझ पर, एक छोटा सा लेक्चर नेक्स्ट किसी और लेक्चर के बीच में लेंगे, है ना। आज हम फोकस्ड है केवल रिसर्च प्रॉब्लम पर, तो इसीलिए, नहीं तो मैं चाहता मैं यहाँ भी ऐड कर सकता था, लेकिन फिर हम थोड़े भटक जाएंगे, है ना। तो मैं छोटा सा बता देता हूँ आपको। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो जो प्रभावित करते हैं, जिनका प्रभाव पड़ता है वो इंडिपेंडेंट, जो प्रभावित होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मेरी इस पीएचडी रिसर्च में मेमोरी मॉडल ऑफ टीचिंग तो इंडिपेंडेंट था क्योंकि इसी का प्रभाव पड़ना था, और डिपेंडेंट वेरिएबल तीन है, तीन चीजों पर प्रभाव पड़ता मेमोरी मॉडल का, अचीवमेंट पर, रिटेंशन पर और टेस्ट एंजाइटी पर। चलिए नीचे चलते हैं। तो ये आप पढ़ लेना इसमें, और लेक्चर जब हम लेंगे वेरिएबल्स के ऊपर तब हम इसके डिस्कस करेंगे। और ऑपरेशनल डेफिनेशन कैसे करते हैं और क्यों जरूरत होती है। भाई रिसर्च के आपके टाइटल में ये जो टर्म्स आई हैं, इनके जनरल मीनिंग कुछ अलग होते हैं, लेकिन आप जब अपने रिसर्च में उन टर्म्स को यूज कर रहे हो तो उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो वो स्पेसिफिक क्या हुए, आप उनको कैसे मेजर करोगे, वो बताना होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरी पीएचडी रिसर्च में सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट लिखा हुआ है, सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट, तो निशा राजपूत अपने आप को अनम्यूट करें और मुझे बताएं कि सेकेंडरी लेवल से वो क्या समझ रही है यहाँ, इसे समझ कर, देख कर। कोई और कर ले, रिंकू, रिंकल। कक्षा 11 और 12 बस। कक्षा 11 और 12 वो सीनियर सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी लेवल है। 9 to 12 9 to 12 हाँ, सेकेंडरी लेवल में 9 to 12 आता है, और वो पूरा सेकेंडरी लेवल है ना। 6 to 8 लोअर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, फिर दो टर्म बन जाती है इसकी। तो देखो मैं आपको यही बताना चाहता था कि आप सबने इसका जो मीनिंग देखा वो अपने अपने हिसाब से देखा। तो भाई हम पीएचडी कर रहे हैं, वो तो हम स्पेसिफिक कर रहे हैं, तो हमें बताना होता है अंदर कि सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट का मेरी इस थीसिस में क्या मतलब है। तो मेरी इस थीसिस में सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट कहते हैं कक्षा 9 और 10 को, और सीनियर सेकेंडरी होते हैं 11 और 12। तो सेकेंडरी लेवल में दो लेवल आ गए, 9 और 10। तो कोई भी मेरी पीएचडी थीसिस को देख के अंदाजा नहीं लगा सकता कि किस बच्चों पर मैंने किया। तो इसलिए अंदर लिखना होता है कि सेकेंडरी लेवल से क्या मतलब था। तो कक्षा 10 के बच्चे मुझे प्रिंसिपल ने देने से मना कर दिया क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं उनकी होती हैं। तो मैंने अपने आप को म्यूट कर लें, सभी म्यूट कर लें। तो मैंने प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। चलो तो ये हुआ सेकेंडरी। तो सेकेंडरी लेवल थे, तो मैंने कक्षा 9 के बच्चे लिए। सावधानी से करें, मैं रिमूव करूंगा, अनम्यूट नहीं करूंगा। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं सीधे रिमूव करूंगा। हाँ, तो चेतावनी को ध्यान से सुन ले क्योंकि कई बार गड़बड़ हो चुकी है, आप ही के भले के लिए क्लासेस चल रही हैं, तो डिस्टर्बेंस ना करें, है ना। तो यहाँ मैंने कक्षा 9 के बच्चे लिए इसमें। तो भाई ये जो मैंने बताया कि कक्षा 9 के बच्चों से है यहाँ, मतलब मेरे इस रिसर्च में ये ऑपरेशनल डेफिनेशन हुई सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट की।
अब अचीवमेंट से क्या समझते हो? अचीवमेंट जी उपलब्धि होती है किसी भी विषय में, बच्चे के मानकों के अनुसार प्राप्त प्राप्तांक जो होते हैं वो अचीवमेंट कहलाते हैं। लेकिन ये तो सामान्य डेफिनेशन हुई, रिसर्च में इसको ऑपरेशनली डिफाइन करना पड़ेगा। तो मेरे इसमें रिसर्च में मैंने अचीवमेंट को ऑपरेशनली डिफाइन किया कि सोशल साइंस की सेलेक्टेड यूनिट्स पर, पूरा तो मैं पढ़ा नहीं सकता था, बच्चों के जो अंक आएंगे उन अंकों को अचीवमेंट कहा गया इसमें, ये है। तो यानी आप सामान्य परिभाषा से अलग स्पेसिफिक रिसर्च बेस्ड जब उनको बताते हैं और उनको बताते हैं वो मेजर कैसे किए जाएंगे, वो कहलाती है ऑपरेशनल डेफिनेशन। ये पीडीएफ में आपको दूंगा, इसमें देखो ये यहाँ लिखा हुआ है, मेमोरी मॉडल की है, अचीवमेंट है, जैसे यहीं से बताता हूँ। अचीवमेंट की मैंने नॉर्मल डेफिनेशन लिखी, अचीवमेंट क्या किसको कहते हैं, ये नॉर्मल डिक्शनरी डेफिनेशन है। अब इसको मैंने यहाँ नीचे ऑपरेशनल डिफाइन किया कि मेरे इस रिसर्च में अचीवमेंट को क्या कहा गया, सेलेक्टेड यूनिट्स पर आउटकम, है ना, जो आएगा अंक जो आएंगे उससे अचीवमेंट को डिफाइन किया है मैंने। तो ये आप इसमें पढ़ लेना, ये कहलाती है ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल, ये पुटिंग वेरिएबल्स इनटू मेजरेबल फॉर्म। बस इतना सा याद रखना। अगर आपने ये टर्म इंटरव्यू में बोल दी किसी प्रोफेसर के सामने, बस समझो वो समझ जाएगा कि इसकी बहुत गहन स्टडी है, क्योंकि जल्दी से ये टर्म चलिए अब करते हैं बात, आते हैं डीलिमिटेशन। तो इसमें रिसर्च प्रॉब्लम से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म आती है डीलिमिटेशन। तो मैं अब अपने कलम का इस्तेमाल करता हूं। तो भाई डीलिमिटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, तो दो टर्म है एक साथ जुड़ी हुई, डीलिमिटेशन और लिमिटेशन, बहुत महत्वपूर्ण टर्म है और आगे तक आपके काम आएंगे। तो डीलिमिटेशन का मतलब होता है आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके चारों तरफ घेरा लगा देना। ये लो मैंने डी बना दिया, डी, तो डी बन गया और रिसर्च प्रॉब्लम अंदर आ गई। तो डी से ही डीलिमिटेशन शुरू है और डी से ही हमने घेरा लगा के अंदर कर दिया इसमें ये। तो इसका मतलब डीलिमिटेशन का मतलब होता है जब रिसर्चर अपनी ब्रॉड प्रॉब्लम को नैरो करता है और उसको उसके चारों तरफ घेरा बना देता है, घेरे का मतलब उसको नैरो करके लेके आता है ना, तो तब वो कहलाता है डीलिमिट करी गई है। डी से ही डेलिब्रेट होता है, तो डीलिमिटेशन जो होती है रिसर्चर डेलिब्रेटली करता है, जानबूझकर करता है। तो जानबूझकर करता है यानी अनजाने में नहीं होती, जानबूझकर करता है। और क्यों करता है? क्योंकि टू ब्रॉड रिसर्च प्रॉब्लम है और समय की, धन की और श्रम की, तीन चीज रट लेना। सैम्पलिंग डिजाइन में भी ये यूज आएंगी कि सैम्पलिंग डिजाइन क्यों यूज करते हैं। तो यदि इसको डीलिमिट ना करे तो श्रम बहुत, लेबर बहुत लगेगी, मेहनत बहुत लगेगी। श्रम, धन और समय, तीनों चीजों को बचाने के लिए डीलिमिट करनी पड़ती है, नहीं तो रिसर्च हो नहीं पाएगा, है ना। ये इसमें आप पढ़ लेना। अभी मैं आगे अभी प्रैक्टिकली देखेंगे हम इसको, ठीक है। चलो, तो और दूसरा एक टर्म आती है लिमिटेशन, ये भी आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी जल्दी से, लिमिटेशन भी। तो लिमिटेशन क्या होती है? तो जब आप जो डीलिमिटेशन थी वो तो डी से डीलिमिटेशन, डी से डेलिब्रेट, तो डेलिब्रेटली कर रहे थे, आप जानबूझकर होशो हवास में खुद उसको लगा रहे थे। लेकिन लिमिटेशन डीलिमिटेशन के कारण अपने आप लग जाती हैं, अपने आप कॉन्स्टेंट बन जाती हैं। उदाहरण के लिए बताऊं, आप कोई रिसर्च कर रहे थे और आपने वो कक्षा 12 के साइंस के बच्चों तक सीमित कर दिया और डीलिमिट करा, इसको डीलिमिट करा कक्षा 12 तक और साइंस तक, ये इसकी अपने आप ही लिमिटेशन हो गई। अब आप इसको कक्षा 11 पर लागू नहीं कर सकते और वाणिज्य या कला के बच्चों पर लागू नहीं कर सकते। तो लिमिट डीलिमिट करने से उसकी अपने आप ही बाउंड्री बन गई। अब उसके जो रिजल्ट हैं उसका जनरलाइजेशन नहीं हो सकता उससे बाहर, जो आपने डीलिमिट किया। आपने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को 12वीं के बच्चों तक, साइंस के ग्रुप तक लाए, तो अब ये मजबूरी हो गई, लिमिटेशन हो गई इसकी कि इसके रिजल्ट बियॉन्ड द 12th और बियॉन्ड द साइंस सब्जेक्ट नहीं जा सकते। ये लिमिटेशन कहलाती है, ये अपने आप लग जाती है, कांस्टेंट होती है ना। और ये किससे संबंधित होती है? जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट से संबंधित होती है। रिजल्ट कहाँ लागू कर सकते हैं? मान लो सर कृपया दोबारा स्क्रीन शेयर कर दें, स्क्रीन हट गई है। अच्छा, ओके, कितनी देर से नहीं दिख रही है? सर जस्ट हुई थी अभी। अच्छा, जस्ट 2 मिनट सर। हाँ, अब दिख रही है? जी सर। हाँ, यस सर। तो Okay, डी, sir, thank वो डी देख लिया था मैंने सर, आपने डी जो बनाया था मैंने पहले डीलिमिटेशन का। देख लिया जी सर, बात ठीक है, ओके, चलिए। हाँ, सब तो कुछ क्लियर होने के बाद ही गई थी। अच्छा, तो लिमिटेशन
किससे संबंधित हो ये याद रखना आपको, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट से संबंधित होती है और ये अपने आप लग जाती है, इसको रिसर्चर लगाता नहीं है। रिसर्चर तो केवल डिलिमिटेशन डेलिबरेटली डिलिमिटेशन करता है और ये अपने आप आ जाती है। क्लियर है ना बात? अब मान लो मयंक सर ने ये रिसर्च की थी पीएचडी की कि कंप्यूटर से यदि पढ़ाया जाए तो 12th क्लास के साइंस के यूपी बोर्ड के बच्चों का अचीवमेंट बढ़ेगी या घटेगी। तो इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को डिलिमिट किया था यूपी बोर्ड के बच्चों पर, 12th क्लास पर और साइंस सब्जेक्ट पर डिलिमिट करके लेकर आए थे, है ना, यहाँ इन 3 पर। अब मान लो कोई वाणिज्य का शिक्षक इनसे कहने लगे कि मयंक सर आपने जो ये कंप्यूटर से पढ़ाकर बच्चों की अचीवमेंट देखी थी, बढ़ी थी, तो क्या मैं इसको वाणिज्य में लागू कर सकता हूँ, मेरी भी बच्चों की बढ़ जाएगी? तो मयंक सर कहेंगे कि देखो मेरी जो स्टडी थी वो साइंस के बच्चों पर थी, तो मैं नहीं कह सकता कि वाणिज्य की भी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो यानी इनकी स्टडी क्योंकि साइंस सब्जेक्ट तक थी तो इसकी लिमिटेशन होगी कि साइंस से अलग दूसरे विषयों पर वो काम करेगी नहीं करेगी, वो उसमें कहा नहीं जा सकता, तो इसकी लिमिटेशन हो गई। मैं समझता हूँ कि एनफ है डिलिमिटेशन और लिमिटेशन के लिए, आपको समझ में आ गई होगी, है ना? मयंक सर आप ही हामी भर दो भैया। जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो अब आते हैं रिसर्चर मस्ट नो द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब भैया सब अगर इधर उधर हो आप अपने काम छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, बस 5 से 10 मिनट का लेक्चर है, यहीं आ जाओ, बहुत महत्वपूर्ण चीजें अब डिस्कस होने वाली है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ी कर लेता हूँ। चलिए देखो, आपकी टू ब्रॉड और टू नैरो नहीं होनी चाहिए जो है रिसर्च प्रॉब्लम, है ना, दोनों का बीच का मेल होना चाहिए। कैसे मैं आगे बताऊंगा, कैसे पहचानोगे, है ना? अच्छा, जो रिसर्च का टाइटल है वो 2 से शुरू नहीं हो सकता कभी भी। बहुत लोग 2 से शुरू में बना लेते हैं, मैंने देखा था, फिर इसीलिए उनके रिसर्च टाइटल को गलत साबित कर दिया जाता था। तो कभी भी 2 से नहीं होते, 2 से केवल वो चीज शुरू होती है जो पिन पॉइंटेड होती है, आपको डायरेक्शन सीधे सीधे देती है, वो वाली चीज आप रिसर्च में 2 से शुरू करेंगे। और ऐसी चीज होती है रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स। तो यानी रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे आप फिलोसफी के स्टूडेंट है, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस के, सोशलॉजी के, चाहे हम एजुकेशन के हैं, हमारे रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं वो 2 से शुरू होते हैं। चलिए, अच्छा, टाइटल को कभी भी ना तो इन्वर्टेड कोमाज में लिखा जाता है ना, और ना ही उसके बाद में फुल स्टॉप लगाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखने की बात है ना। चलिए इनको ध्यान रख लेना, ये देखने में बहुत छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम किसी रिसर्च के टाइटल को यानी रिसर्च प्रॉब्लम को डीलिमिट करते हैं और बहुत ज्यादा ब्रॉड से और बहुत ज्यादा नैरो से बचाते हुए लेके चलते हैं। चलिए, ए स्टडी ऑफ ए कॉम्परेटिव स्टडी, है ना, ये टर्म थी, हमने मन में ठाना कि हम किसी चीज की कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे और वो स्ट्रेस की करेंगे। तो ए कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ स्ट्रेस अभी बहुत ब्रॉड है भाई। स्ट्रेस क्या, कुछ तो कहीं नैरो आओ, क्या किस कैसे स्ट्रेस का, किसकी स्ट्रेस का, कहाँ क्या करना चाहते हो। चलो थर्ड नंबर पे आओ, ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्ट्रेस ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स में, बस ये लास्ट चल रहा है ना, हाँ, मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। तो अब आपने इसमें और इसको थोड़ा सा नैरो कर दिया और जो स्ट्रेस खाली था उसे मेल और फीमेल पे ले आए। ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्ट्रेस ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो अभी यह क्लास का जिक्र नहीं था, बहुत ब्रॉड थी, आपने वो डिलिमिट कर दिया, डिलिमिट करते हुए लेकर आ रहे हैं क्लास 9th। तो क्लास 9th पे आ गए, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्ट्रेस ऑफ मेल फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ इंडिया। तो भाई कौन से क्लास 9th के स्टूडेंट, कहाँ किस स्कूल के, तो गवर्नमेंट स्कूल के, है ना। चलो, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्ट्रेस ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ मध्य प्रदेश। भाई पूरी इंडिया की स्टडी आप कैसे करोगे पीएचडी में, कई साल, इसे तो 10 साल लग जाएंगे, 15 साल लग जाएंगे, अकेले कर भी नहीं पाओगे। तो आपने इसको और थोड़ा सा डिलिमिट करके लाए, मध्य प्रदेश पे ले आए, केवल मध्य प्रदेश राज्य में, है ना। अभी मध्य प्रदेश भी बहुत बड़ा, लो गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ इंदौर पे ले आए, तो आप एक डिस्ट्रिक्ट पे ले आए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। 8वां है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्ट्रेस ऑफ मेल फीमेल स्टूडेंट मालवा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल। अब आपने इंदौर की जगह कर दिया मालवा कन्या स्कूल, केवल एक स्कूल तक ले आए। तो आप में से मुझे बताओ कौन अनम्यूट करेगा, मैं बताता हूँ। मयंक सर आप किसी एक स्टूडेंट का सिंसियर का नाम ले, वो जो अपने आप को अनम्यूट कर सकता हो, करवाइए प्लीज जल्दी से। कोई भी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ कोई भी एक, क्योंकि इस आपका बार नाम बताओ, आपका सिंसियर स्टूडेंट हो बच्चा। निदा अगर जुड़ी हुई है या कोई अन्य, कोई अन्य कर लीजिए, अनम्यूट करिए जरा। आशी
सर। नाम बताइए। अनित। निदा, निदा के अलावा अपने आप को सब म्यूट कर लें। निदा सुन रही हो? मुझे आवाज आ रही है मेरी? नहीं। आशुतोष राय सर। हाँ हाँ आशुतोष, हाँ हाँ, अनित आशुतोष राय बहुत बड़े बताएं। सिंसियर स्टूडेंट हैं आशुतोष, अच्छे हैं। चलिए आशुतोष, अब जब हमने प्रॉब्लम शुरू करी थी ऊपर से इस पे डिस्कस बनानी, एक ये रिसर्च का जी। टाइटल रखना, ये देखिए तो ये बहुत ब्रॉड था। ब्रॉड करते करते हम यहाँ 8वें स्टेप पर आ गए। तो अब ये जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी बहुत ब्रॉड है या नैरो है। तो जो पहले वाला ये है यहाँ इंडिया, 5वें आप ऑब्जेक्टिव को देखें तो ये जी। बनकर बहुत अच्छा आया, लेकिन इसमें इंडिया है। तो क्या इंडिया पे कर सकते हैं हम? नहीं। नहीं, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। ये रिसर्च टाइटल नहीं बन सकता, टू ब्रॉड है। हम मध्य बिल्कुल प्रदेश सर। आए, चलो इसको कंसीडर कर लेते हैं, एक राज्य तक आए, लेकिन एक राज्य भी बहुत बड़ा है। उसके बाद हम इंदौर पर आए, तो मध्य प्रदेश जी। ज्यादा सूटेबल है पूरा राज्य, या एक एक डिस्ट्रिक्ट सूटेबल है ज्यादा पीएचडी के लिए? सुटेबल सर इंदौर ही है, एक इंदौर, डिस्ट्रिक्ट। वेरी गुड। इसका मतलब मध्य प्रदेश भी आपने निकाल दिया, टू ब्रॉड है। अच्छा, अब यहाँ ये हमने इतना नैरो किया कि हम एक केवल स्कूल पे ही आ गए कि एक स्कूल पर पीएचडी करेंगे। तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल सर, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक या तहसील, तहसील से स्कूल तक आ जाएंगे। तो अब यहाँ आप चर्चा कर गए हो कि कभी, हाँ कोई और बताना चाह रहा था कुछ? सर स्कूल वाला नहीं ले सकते क्योंकि वो काफी नैरो हो जाएगा सर। वेरी गुड, नाम बताओ अपना क्या है? सर चंचल शर्मा। हाँ चंचल, बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया, क्योंकि टू ब्रॉड और टू नैरो दोनों से ही तो बचना है। यानी आप पूरी पीएचडी केवल एक स्कूल के बच्चों पर कर दोगे, एक छोटा सा स्कूल है उसके बच्चों पर, कक्षा 9 के बच्चों पर नहीं कर सकते ना, है ना? तो आप डिस्ट्रिक्ट लोगे कम से कम। तो इन 5 से लेके 8 तक वालों में सबसे अच्छा जो रिसर्च टाइटल है वो 7 नंबर का है। तो 7 अब नंबर। हाँ, तो मुझे आशुतोष सब बच्चों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आप हो, आप बताओ क्या टू ब्रॉड और टू नैरो की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं और जल्दी से अगली चीजें देखते हैं। देखो ये मैंने यहाँ लिख रखे हैं, टू कांट बी यूज इन बिगिनिंग ऑफ रिसर्च, है ना? टू कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये बात याद रखना। और फुल स्टॉप नहीं लगाना आपको, कैप्शन में नहीं लिखना, है ना? ये इस तरह की आपको गलतियां करने से बचना है, ये आपको याद भी रखना है ना? ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, इस प्रकार का कोई इंटरव्यू के लिहाज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सर्वे रिसर्च में हम ये इसको आप पढ़ लेना उसी तरह से बिल्कुल। ये सर्वे रिसर्च का एक रिसर्च टाइटल हमने डेवलप किया है, ए स्टडी ऑफ स्ट्रेस ऑफ इन रिलेशन टू एंजाइटी, टेंशन और मंथली एक्सपेंसेस। 3 वेरिएबल हैं इसमें, एक तो स्ट्रेस है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंजाइटी, टेंशन और मंथली ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। और सर्वे रिसर्च का हमने ये एक टाइटल बनाया है। अब इसमें भी देखिए लास्ट में ही आते हैं कि ये बनारसी लाल पुलिस तक सीमित कर दिया गया, है ना? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश तक करा गया, और ये वाला टाइटल ये इंडिया तक कर दिया गया, है ना? तो इंडिया वाला भी कैंसिल करो, और ये एक केवल स्कूल तक लेकर इसको भी कैंसिल करो, और ये वाला सूटेबल लखनऊ उत्तर प्रदेश लग रहा है, तो ये इसका रिसर्च का बढ़िया टाइटल होगा। टू नैरो भी नहीं है, टू ब्रॉड भी नहीं है। ये हुआ हमारा सर्वे रिसर्च में, है ना? चलिए ऐसे ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का लिख के लेकर आया हूं मैं, जब ये पीडीएफ शेयर करूंगा आप उसमें इसको पढ़ सकते हैं ना? बिल्कुल सेम उसी तरह से हमने, और आपको खुद पहचानना है कि इनमें से सबसे सूटेबल रिसर्च टाइटल कौन सा है। चलिए ये है, ये यहाँ इसमें मैंने आंसर वैसे लिख दिया था इसका, 8th वाला है इसका। चलो ये है इसका हिस्टोरिकल रिसर्च का, है ना? ये हिस्टोरिकल रिसर्च में कैसे लिखते हैं, तो हिस्टोरिकल रिसर्च में ये है, आप इनमें से देख सकते हैं कौन सा सही है ना? इस तरह से लिखते हैं। ये फिलोसफिकल रिसर्च का रिसर्च टाइटल है, आप इसको पढ़ लेना, है ना? और ये है सम डिस्कशंस ऑन ऑब्जेक्टिव। तो हम ये बात कर ही चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है रिसर्च के वो 2 से शुरू होते हैं, और वो 2 ही टर्म मेनली इसमें हम यूज करते हैं, टू इवेल्युएट, 2-3 टर्म ही मेनली बस, टू इवेल्युएट, टू एग्जामिन या टू असेस, है ना? एक्सेस जिसे कह देते हैं, असेसमेंट करना। तो लो ऑब्जेक्टिव्स कैन बी वर्डेड इन सेंटेंसेस और क्वेश्चन फॉर्म। तो दोनों तरह से हम ऑब्जेक्टिव्स को लिख सकते हैं, या तो उसको सीधे सीधे स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हैं सेंटेंस के में, और या फिर इसे क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन मार्क लगाकर हम लिख सकते हैं। चलो इसमें एक उदाहरण लिया है हमने, और ये बस मैं बता देता हूँ जल्दी से आपको कि हम अक्सर एक गलती कर देते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आमतौर पर,
कि और बहुत सारे प्रोफेसर्स मैंने देखे, मैंने बहुत सारी सिनॉप्सिस सुधरवाई जिसमें लिखा रहता है कि टू कंपेयर स्ट्रेस ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट। तो भाई स्ट्रेस को नहीं करते कभी भी हम अपनी रिसर्च में स्ट्रेस को जिस तरह से मेजर कर रहे हैं वो वाली बात लिखनी होती है। तो स्ट्रेस को मेजर करने का कोई पैमाना तो है नहीं कि आप लेके गए और मीटर से थर्मामीटर से माप दिया इतनी स्ट्रेस है इसमें, नहीं। स्ट्रेस को आप किसी स्ट्रेस इन्वेंट्री को या स्ट्रेस का जो टेस्ट बना हुआ है स्टैंडर्ड उसको लागू करेंगे, उस पे जो अंक आएंगे उससे मेजर करेंगे कितनी आई स्ट्रेस, कितनी है इसको, तो उन अंकों का जिक्र करना होता है उस वेरिएबल के साथ में। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो गलत तरीके से लिखा हुआ है और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो सही तरीके से लिखा हुआ है, टू कंपेयर मीन स्कोर्स ऑफ स्ट्रेस ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट। तो आपको सीधा सीधा वो वेरिएबल नहीं लिखना, साथ में वो वेरिएबल जिन चीजों से मापा जा रहा है उसका जिक्र करना होता है, तब ऑब्जेक्टिव ठीक बनता है। तो ये इसमें नीचे भी आप पढ़ लेना, मैंने कुछ चीजें लिख दी हैं और अलग तरह के उदाहरण दिए हैं ना। तो साथियों ये जो एक महत्वपूर्ण लेक्चर था रिसर्च आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ये हमारा कंप्लीट हुआ। रिसर्च के स्टेप्स हैं 7 मेनली स्टेप्स हैं, इसमें से पहला जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च टॉपिक, तो ये 7 स्टेप आपको याद रखने और जो पहला स्टेप है उससे जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो मेरे पास है, मैं भेज दूंगा आपको, वो भी मैं लिख के लेके आया हूँ। क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे रिसर्च प्रॉब्लम बनती है, वो सब हमने डिस्कस किया है। छोटी छोटी टर्म, छोटी छोटी चीजें आप याद रखना, आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन, इनमें क्या अंतर है, ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है ना, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध सिंधु, इनको आप अच्छे से याद रखना। ये रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के सोर्सेज हैं और एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम के क्या गुण होते हैं वो देख लेना। टू ब्रॉड टू नैरो नहीं होना चाहिए। शोध सिद्धि का एक बार बताइएगा प्लीज। हाँ, सोर्सेज में रिसर्च प्रॉब्लम के जो होते हैं, तो सबसे पहले तो आपका वही होता है बस एंड सबसे पहले तो आपके एक्सपर्ट रिसर्च प्रोफेसर होते हैं ना, आप उनके साथ डिस्कस करो। और दूसरा, आपने खुद कोई फेल्ट करी हो, कोई ऐसी समस्या हो, जैसे मैंने अपनी महसूस करी थी कि जो एसएसटी है उसमें जो तिथियां होती हैं और एक टेक्स्ट जो होता है वो याद करना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो क्यों ना कुछ ऐसी टेक्निक यूज करी जाए जिसको आसानी के साथ वो याद हो जाए। तो उसी पर मेरा मेमोरी मॉडल पर मेरी थी जो पीएचडी, तो मेरी खुद की महसूस करी हुई समस्या हो गई, प्रोफेसर से डिस्कस किए हो गई, पुराने शोध ग्रंथ हो गए जो लोगों ने काम किया उनमें गैप्स क्या रह गए हैं, उन्होंने क्या छोड़ दिया था, उनको आप रिसर्च प्रॉब्लम के रूप में ले सकते हैं। और ये शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध सिंधु, ये 3 हमारे डिजिटल रिपोजिटरी हैं भारत सरकार की, इस पे सबकी पीएचडी की सिनॉप्सिस और थीसिस पड़ी हुई हैं। गंगोत्री से गंगा निकली है तो गंगोत्री में सिनॉप्सिस हो गई सबकी सिनॉप्सिस, और गंगा में सबकी पीएचडी थीसिस हो गई, पूरी की पूरी कंप्लीट थीसिस, है ना। ये याद रखना आपको, ये मैंने इसकी विशेषताएं इसमें लिख दी हैं। और आपने ऑब्जेक्टिव्स 2 से शुरू होते हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशन मेजरेबल फॉर्म में रखना वेरिएबल्स को, ये पूरे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल मेरी रिसर्च टाइटल में क्या थे मैंने वो सब लिख दिए हैं, आप एक बार पढ़ लेना, इससे आपको क्लियर भी हो जाएगा कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कैसे लिखा जाता है और कौन कौन से उसमें किस तरह के उसमें वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब होता है जो वेरी करता है, जो उसका मान बदलता रहता है। तो ये बच्चों के अचीवमेंट में एक दूसरे पे अंक अलग अलग आएंगे, बदले हुए आएंगे, वेरिएबल हुआ। रिटेंशन पे अलग अलग आएंगे, टेक्स्ट एंजाइटी पे अलग अलग आएंगे, ये वेरिएबल हो गए। वेरिएबल का अपोजिट होता है कांस्टेंट, यानी जो स्थिर होता है, जो बदलता नहीं है ना। तो हम कांस्टेंट भी लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं रिसर्च में, है ना, क्योंकि उसी से ही तो पता चलेगा किसके अचीवमेंट में कितना डिफरेंस आया। ये नॉर्मल डेफिनेशन, ऑपरेशनल डेफिनेशन है, इनको पढ़ने से आपको क्लियर हो जाएगा। डिलिमिटेशन, डेलिबरेटली किसी समस्या के चारों ओर घेरा लगाकर उसको सीमित कर देना, पर बहुत ज्यादा भी नहीं करना, सीमित करके लेकर ना, ताकि वो आराम से हो जाए, उस पर रिसर्च हो जाए, डिलिमिटेशन कहलाता है। डिलिमिटेशन के बाद जब डिलिमिटेशन लग जाती है तो उसके जो रिजल्ट होते हैं जनरलाइजेशन, वो अपने आप ही बंध जाते हैं, उस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते, तो उसको कह देते हैं लिमिटेशन। अपने आप लग जाती है, जानबूझकर कोई नहीं लगाता, है ना। इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, ये हम रिसर्च प्रॉब्लम को नैरो करना, टू ब्रॉड से नैरो करते करते किस प्रकार हमने एक टाइटल बनाया, ये हमने सीखा, है ना। तो टू नैरो से भी बचना है, टू ब्रॉड से भी बचना है, बीच का देखना है ना। चलिए, और ये अलग अलग तरह के रिसर्च के अलग अलग तरह के मैं टाइटल बना के लेकर आया था। तो मयंक सर, आज की ये क्लास पूरी हुई है। समझता हूँ कि जो पहला रिसर्च का स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, वो क्लियर हो गया होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। सर, सिनॉप्सिस फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है और उसको प्रेजेंट टेंस में थीसिस को।
हाँ वो हम डिस्कस करेंगे जब थीसिस और रिपोर्ट राइटिंग की बात करेंगे ना, अभी नेक्स्ट लेक्चर में, ये इसमें स्टेप्स में लास्ट में जब आएगा तब, है ना। मेरी नमस्कार होती है। हाँ, तो जब हम आशुतोष जब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में आएगा ना थीसिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, तब मैं सिनॉप्सिस भी उसी के साथ आपको बताऊंगा वो सारी चीजें, है ना। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, किसी का कोई मन में प्रश्न हो तो फटाफट पूछ लीजिए। सर एक टूल पर रिसर्च कर सकते हैं, जैसे हमारा टॉपिक हो सोशल मीडिया तो उस पर हम रिसर्च करते हैं, मतलब एक ही हाँ, टूल मतलब पर कंपैरिजन एक ही टूल नहीं कर रहे हैं तो वो बनानी पड़ेगी, ऐसे नहीं जैसे सोशल मीडिया आपने शब्द कह दिया, ये तो टू ब्रॉड है भाई, उसको नैरो करते हुए लाइए। सोशल मीडिया का छात्रों की दैनिक दिनचर्या पर प्रभाव, एंजाइटी पर, स्ट्रेस पर, कुछ उसका यूज लेकर आइए ना, सोशल मीडिया का कहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है, किस पे आप देखना चाहते हैं ना। ठीक है, और मैं आपको बता दूं डिलिमिटेशन, हाँ डिलिमिट पूछिए जी। सर डिलिमिटेशन एक नेगेटिव टर्म है कि या पॉजिटिव सेंस में इसको लेते हैं, क्योंकि लिमिटेशन तो नेगेटिव है शायद, हाँ या इनमें सर लेकिन डिलिमिटेशन को ना तो हम पॉजिटिव कह सकते ना नेगेटिव कह सकते। डिलिमिटेशन एक प्रोसेस है जिसमें टू ब्रॉड कॉन्सेप्ट को, टू ब्रॉड प्रॉब्लम को हम घेरा लगाकर रिसर्चेबल बनाते हैं, रिसर्चेबल जिससे उसको आसानी से रिसर्च किया जा सके। समय, श्रम और धन तीनों का, टाइम, आपकी मनी और आपकी लेबर, तीनों के हिसाब से वो रिसर्चेबल हो जानी चाहिए। तो डिलिमिटेशन के बारे में ऐसे नहीं कह सकते। लिमिटेशन वो नेगेटिव हो जाती है कि आपने इतना लिमिट कर दिया और डिलिमिट कर दिया उसको कि अब उसके रिजल्ट ज्यादा दूर तक नहीं जा पा रहे हैं ना, केवल छोटी जगह पे लग पा रहे हैं। ठीक है, जी सर। थैंक यू। कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि उन्हें उनके लिए कुछ यूजफुल लगा, तो मेरी मेहनत सफल है। यदि आपको कुछ भी समझ आ जाता है, और ये हल्के में मत लेना इस टॉपिक को, जितनी टर्म, ऑपरेशनल डेफिनेशन, डिलिमिटेशन, लिमिटेशन, टू ब्रॉड, टू और फुल स्टॉप, कोमा, हमने सब बातें करी है, सब भविष्य में आपके बहुत काम आएंगी, आज लग सकती है ऐसे ही, है ना। सर एक प्रश्न मेरा भी था आरती। सर। जी सर, सर जैसा आपने बताया कि आपने जब रिसर्च की थी तो आपने माध्यमिक स्तर में सिर्फ 9th का डेटा कलेक्शन किया, 10th को आप बोर्ड चले तो आपको अलाउ नहीं किया गया। तो सर मेरा प्रश्न ये था कि जब सिनॉप्सिस सबमिट की गई होगी मीन्स आपने, तो आपने वहाँ माध्यमिक स्तर 9th और 10th बताया होगा। तो जब सर डेटा आपको 10th का नहीं मिला तो मतलब किन्हीं भी कारणों से, तो सर फिर उसको आगे कैसे बढ़ाया गया? मतलब आरती मैं समझ गया, बस सुन लीजिए। जो आपकी रिसर्च सिनॉप्सिस होती है वो आपका प्रपोजल होता है, रिसर्च प्रपोजल। वो आप प्रपोज कर रहे हैं, जरूरी नहीं है सब चीजें वैसे ही जाएंगी। तो जब आप फाइनल आप थीसिस लिख लेते हैं तो अपनी सिनॉप्सिस में केवल और केवल टाइटल को छोड़कर जो अप्रूव्ड हुआ है आरडीसी में, आप पूरी की पूरी सिनॉप्सिस को चेंज कर सकते हैं, आपको कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी। क्योंकि आपने तो बताया कि मैं सेकेंडरी लेवल के बच्चे लूंगा 9 या 10 के। अब आप जब अभी तो आप बता के आए प्रोफेसर से आरडीसी में कि सर मेरा उद्देश्य 9 और 10 के बच्चों पर रिसर्च करने का है, जो भी मिल जाएंगे मैं कर लूंगा। अब जब आप फील्ड में गए, कॉलेज में गए, वहाँ प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि जी बोर्ड की क्लास है, 10th के तो मिलेंगे नहीं, तो 9th के। तो जब आप पूरी पीएचडी कर लेंगे तो आप अपनी सिनॉप्सिस दोबारा से सबमिट होती है थीसिस के साथ में, तो तब उसमें लिख देंगे कि कक्षा 9 के बच्चों को लिया गया था, है ना, लिया गया या लिया जाएगा। उसमें भी चेंज कर सकते हैं आप, कोई आपसे क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, केवल टाइटल चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, वो केवल टेंटेटिव आपने प्रपोजल दिया है, आप बाद में चेंज कर सकते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न हो, वरना समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं। थैंक यू। तो अगर और किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं सर। ठीक है। हाँ। जी सर, हसन। आपने जो बताया था एक वो इमीडिएट फीडबैक के लिए जो अप्लाई करते हैं वो यूज करते हैं वो एक्शन। हाँ, कूट लेविन ने शुरू किया था सबसे पहले स्टडी। कूट लेविन एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने वो शुरू किया था। हाँ जी सर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी तो इमीडिएट फीडबैक के लिए मतलब उसका यूज किया जाता है? नहीं, वो जरूरी नहीं होता। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का अब आप टाइप देखो वो कहाँ था, अप्लाइड आप कर रहे हो, है ना। तो जो बेसिक रिसर्च की थ्योरी बिल्ड हो चुकी है उनका यूज करके आप भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए कुछ निकाल रहे हो कि उनका यूज करके क्या निकलेगा। वो जरूरी नहीं है कि अभी के अभी यूज हो, भविष्य में कोई यूज करे। जैसे मैंने मेमोरी मॉडल वो स्टूलो लॉरेंस ने दिया था, ये लॉरानी ने,
तो ये मैंने देखा कि भाई एक मेमोरी मॉडल है, तो क्या इसका यूज एसएसटी में हो सकता है, तो मैंने यूज कर लिया और देखा कि हाँ उनकी जो है बच्चों की अचीवमेंट बढ़ती है। अब भविष्य में कोई चाहे तो इसका यूज कर सकता है, कोई चाहे तो मत करे। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि किसी एकदम इमीडिएट प्रॉब्लम को, लेकिन कोई बच्चा आपकी क्लास में बार बार काम करके नहीं लाता, लेट आता है, दूसरों का खाना खा जाता है ना, इस प्रकार की समस्याएं हैं, तो ये इमीडिएट है। इसके लिए आप 2 साल इंतजार थोड़ी करोगे, रिसर्च करोगे, बच्चा तो अगली क्लास में पहुंच जाएगा। तो ऐसी इमीडिएट प्रॉब्लम जिनका तुरंत समाधान चाहिए वो कहलाती है एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आती है ना। ठीक है, और एक्शन रिसर्च की नेचर एक्सपेरिमेंटल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना, मेनली होती नहीं है, उसके बस केवल कोजुअल कंपैरेटिव स्टडी टाइप होती है। आप कारणों का खोज करते हैं, केस स्टडी करते हैं ना, केस स्टडी क्रॉस सेक्शनल कर सकते हैं ना उसी को, क्रॉस सेक्शनल कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अब एक बच्चा है, मान लो या 2 बच्चे हैं, वो आप उनको दूसरों का खाना खाने की आदत है, क्लास में चुप जाते हैं, खाना खा लेते हैं, तो अब 2 बच्चों के लिए क्रॉस सेक्शनल नहीं करोगे, एक्सपेरिमेंटल नहीं करोगे, केस स्टडी करोगे, क्या कारण है ये बच्चे दूसरों का खाना खा जाते हैं, है ना, तो ये होगी केस स्टडी एक्शन रिसर्च में। ठीक है, इमीडिएट प्रॉब्लम है, तुरंत सोल्व करनी है, तो एक्शन रिसर्च हुआ, और जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो केस स्टडी हुई। इन 2 बच्चों को गहनता से गहराई से अध्ययन करेंगे। क्लियर है? सोनाली थैंक यू, बहुत बच्चों के इमोजी आ रहे हैं, सभी को धन्यवाद। थैंक यू। जी अभी कोई लेफ्ट नहीं करेंगे, कुछ सूचनाएं हैं। मैं सर का धन्यवाद करूं उससे पहले सर क्या आपको कहीं जाना है तो 2 मिनट के लिए? हाँ 2 मिनट ले लीजिए, वो जी बैठे हुए हैं, बस जाना है, एक शादी में जाना तो ठीक है। मैं विद्यार्थियों से मैं 2 मिनट बात करना चाह रहा हूँ, भी कोई लेफ्ट नहीं करे क्योंकि जरूरी सूचनाएं हैं। उससे पूर्व मैं सर को धन्यवाद देना चाहूंगा। आप इतने ऊर्जावान तरीके से, सहज भाव से सभी विद्यार्थियों के प्रश्नों का जवाब देते हुए, जिस प्रकार से आपकी शिक्षण शैली है, वास्तव में समस्त शिक्षकों के लिए एक मार्गदर्शन है कि शिक्षण कार्य किस प्रकार से किया जाता है। तो आपका यह ज्ञान, आपका विवेक, आपका जो शिक्षण बर्ताव है, शिक्षण व्यवहार है, ये वास्तव में अतुलनीय है और निश्चित तौर पर अनुकरणीय है। अगर इस प्रकार से सभी शिक्षक अध्ययन और अध्यापन क्षेत्र में लगे रहें तो निश्चित तौर पर हमारा भारतीय समाज काफी आगे जा सकता है, क्योंकि हम सारे लोग कहीं ना कहीं शिक्षकों से ही निर्मित होते हैं। हमारे व्यक्तित्व का निर्माण शिक्षकों के द्वारा होता है। तो अगर आप जैसे शिक्षक मिल जाएंगे तो निश्चित तौर पर समस्त विद्यार्थी कल्याण की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज की इस वृहद ज्ञानवर्धक और परीक्षा केंद्रित, मैं हर बार सर की क्लास के लिए परीक्षा केंद्रित जरूर कहता हूं, क्योंकि सर का जो कंटेंट रहता है, सर का जो तरीका है, वो निश्चित तौर पर सर ने जो 8 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो वो उनके शिक्षण में, अध्यापन में बहुत ही सुलभ तरीके से परिलक्षित होता है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं आज भी देख रहा था कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कि पहला स्टेप कौन सा है, आइडेंटिफाई आप पहले कहेंगे कि डेटा एनालिसिस पहले करेंगे। तो ये सारी चीजें आप ध्यान से देखेंगे तो एज इट इज आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बुंदेलखंड महाविद्यालय परिवार की ओर से। मैं व्यक्तिगत आपको धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय डॉक्टर नितिन त्यागी सर। ऐसे ही विद्यार्थियों के प्रति अपना भाव बरकरार रखें, स्नेह बरकरार रखें, विद्यार्थियों को ज्ञान देते रहें सर। मैं कहना चाह रहा था, बुंदेलखंड महाविद्यालय परिवार की तरफ से मत करिए, मुझे भी इस परिवार में शामिल कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप हमारे परिवार का हिस्सा हो चुके हैं। अभी मैं कल बात कर रहा था, सर ने कहा कि मैं भी होस्ट ही हूँ। तो सर आप हमारे परिवार का अभिन्न अंग है, और बिल्कुल सर आपका सहयोग बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आज की क्लास को। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं फिर है जी। विद्यार्थियों आप जुड़े रहें, मैं कुछ बातें करना चाह रहा हूँ, 1-2 मिनट की बातें हैं। पहली बात तो है कि अब जैसा नोटिफिकेशन मैंने आज डाला है, आप देख सकते हैं कि अब आप परीक्षा देने के लिए अगर एलिजिबल हैं, आप चूंकि पीजी आपने कर रखा है या कर भी रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। नोटिफिकेशन आ चुका है, आप फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी के मध्य आने वाली यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि मात्र आज से अगर आप काउंट करें तो 50 दिन शेष हैं। ठीक है, 50 क्या, कितने दिन, 40 दिन मुझे लगता है ना। तो नवंबर, हाँ 40 दिन आपके पास शेष है। आज 20 तारीख है, तो बहुत कम दिन बचे हुए हैं आपकी मेहनत के। तो अनुशासन
के साथ अपनी मेहनत जारी रखें। निश्चित तौर पर सफलता मिलती है, अन्य लोगों को मिली है, हम लोगों को मिली है। हम लोग कहीं अलग से नहीं आए हैं, हम लोग भी इसी प्रक्रिया से, उसी संघर्ष से होकर के गुजरे हैं। नेट क्वालिफाई किया, जेआरएफ क्वालिफाई किया, फिर यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, आप अपना फॉर्म फिल करें। दूसरी बात, एक जो हमारा बड़ा ग्रुप बन रखा है बीकेडी यूजीसी नेट जेआरएफ प्रिपरेशन नाम से, तो उसमें कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो ग्रेजुएशन के हैं, या ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं। काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे इस अभियान से उस तरह से उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम एक हमारा दूसरा ग्रुप बना हुआ है यूजीसी नेट प्रिपरेशन के नाम से, जिसमें नोट्स वगैरह भी, जो अभी सर ने नोट्स दी है, पिछली क्लास की जो नोट्स दी थी, तो उसको हम शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप में से जितने लोग भी उस हमारे पीपीटी और नोट्स के ग्रुप में नहीं है, तो आप मुझे व्यक्तिगत मैसेज करें। इसको किसी प्रकार से अन्यथा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई लोग, काफी ऐसे भी लोग हैं जो हमारे इस अभियान को उस तरह से नहीं ले रहे हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह भी करता हूं कि आप उस ग्रुप में जुड़ने के लिए अपना, आप किस सब्जेक्ट के हैं, अपने किस नाम से हैं, आप अपना मुझे, जब आप वेरीफाइड कैंडिडेट, हमारा उद्देश्य है कि इस मीटिंग में वेरीफाइड कैंडिडेट्स ही जुड़े, तो उस उद्देश्य से हमने दूसरा ग्रुप बना रखा है। उसमें ऐसे लोग ही हैं जो तैयारी कर रहे हैं। उससे फायदा ये होगा कि उसको हम ओपन करेंगे तो आप आपस में भी डिस्कस करेंगे। हम इतना ज्यादा स्टैंडर्ड उसको बनाना चाह रहे हैं कि आप लोग एक दूसरे से भी चर्चा करें। हम लोग जब तैयारी करते हैं तो हम ढूंढते हैं कि हमारे साथ तैयारी करने वाले कुछ ऐसे मिले। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 200 से ऊपर विद्यार्थी हो चुके हैं। तो आपके प्रश्नों का जवाब आपको आपके साथी भी दे सकते हैं, अगर हम नहीं हैं या हम में से कोई नहीं है। तो वो एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर आपको आना चाहिए। अगर कोई नहीं आया है तो आप लोग वहां पर आ जाएं। बाकी आप लोग अपना कार्य करते रहें। और जो सूचना उसमें प्रेषित की गई है कि एक गूगल फॉर्म भरना है, तो वो हम आपकी जानकारी इसलिए चाह रहे हैं कि हमारे पास जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं वो वेरीफाइड है कि नहीं, वास्तव में वो, उनकी हमें पहचान होनी चाहिए। तो इसलिए हमें भी कुछ डेटा मेंटेन करना पड़ता है कॉलेज स्तर से। आप देख पा रहे हैं कि अब सारी क्लासेस रिकॉर्ड भी होंगी। अब कोशिश करेंगे कि मान लिया अगर आप क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम ये आप देख रहे हैं, क्योंकि उद्देश्यपूर्ण कक्षाएं हैं, तो इसको हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर डालेंगे जहां से आप दोबारा भी कभी सुनना चाहें तो आप सुन पाएंगे। ठीक है, तो इतनी सी बातें हैं। आप सभी लोग मेहनत करिए, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। जितना भी समय बचा है हम लोग रेगुलर लगातार प्रयास कर रहे हैं, और हमारा उद्देश्य है कि आप सफल हों। और हमारा कोई वो नहीं है, आप बस मेहनत करते रहें, हमारे साथ लगे रहें। हम भी मेहनत करें, आप भी मेहनत करें, और आप सफल हों। और जहां जो भी आपकी इच्छा है, जहां तक पहुंचने की, ईश्वर और हम सभी ईश्वर के आशीर्वाद से आपको उस मंजिल तक पहुंचाएं, ऐसी ही हमारी अपेक्षा है, ऐसी ही हमारी आशा है। तो इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी को शुभ रात्रि। आज की कक्षा को यही समाप्त किया जाता है। आप सभी तैयारी करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उस ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की शैक्षिक समस्या है तो आप उस समूह पर अपनी बात रख सकते हैं, है ना। लिंक में आज कुछ जुड़ने में प्रॉब्लम आ रही थी, हम धीरे धीरे उन चीजों को हटा रहे हैं, और थोड़ा और प्रोफेशनल वे में आज हम कर पा रहे हैं। अब हमारे विद्यार्थी 100 से ऊपर भी जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो वो सब चीजें हम भी प्रयास कर रहे हैं अपने आप को बेहतर करने का। आप भी स्वयं को हमेशा बेहतर करने का प्रयास करते रहें, आगे बढ़ते रहें। सभी को शुभ रात्रि। अगर किसी को कुछ कहना है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज आप लेफ्ट कर सकते हैं मीटिंग को। थैंक यू सर। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक यू सर। पता मेरा Thank you, UGC sir. नेट का अगर मैं